अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वालेकुम अस्सलाम। Thank you. Welcome in the online class of medical microbiology. Dear students, सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बच्चों, बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी धीमी आ रही है, मतलब कम। ओके, अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही? जी बच्चों, यस सर, आ रही है। ये बेटे वो फिर उन लोगों को अपने अपने कनेक्शन चेक करने चाहिए। राइट, आप प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई सवाल करना चाहें, क्वेश्चन हो जो हम पढ़ चुके हैं आज तक? दो जनरा हमने कंप्लीट किए थे, स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो आप कोई सवाल करना चाहें उसमें से? ओके, if no question, then today's topic is Corynebacterium. इस नेम पे अगर आप गौर फरमाएं तो इसकी मार्फोलॉजी समझ आ जानी चाहिए। कोराइनी बैक्टीरियम ऐसा बैक्टीरिया जिसकी शेप में फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है। ये प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव है और क्लब शेप है। ये जैसे चाइनीज लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं, इस तरह कोराइनी बैक्टीरियम की शेप है। स्पेसिफिक शेप नहीं है, चेंज करता रहता है शेप। तो मल्टीपल स्पीशीज हैं, बट इन ह्यूमन बीइंग जो स्पीशीज ज्यादा फ्रीक्वेंटली डिजीज काज करने में इन्वॉल्व होती हैं, वन ऑफ देम इज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। अदर्स आर कोराइनी बैक्टीरियम इमोलिटिकम, कोराइनी बैक्टीरियम जीरोसिस, कोराइनी बैक्टीरियम अल्सीरेंस एंड कोराइनी बैक्टीरियम सूडो ट्यूबरकुलोसिस। मैंने आपके चैट बॉक्स में स्पीशीज के नेम्स लिख दिए। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होते रहते हैं, दैट स्पीशी इज कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। डिप्थेरिया डिजीज का नेम है और हमारी पॉपुलेशन में ये डिजीज एंडेमिक है। एक कांस्टेंट लेवल है जिस पे ये प्रेजेंट है हमारी पॉपुलेशन में। सर, मार्फोलॉजी आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है, कुछ समझ नहीं आया।
बेटे सबके साथ ऐसे ही है? नो सर। नो सर, सही आ रही है। बेटा जी आप अपने कनेक्शन को चेक करो। अनीला मकबूल, फ्रॉम माय Yes, sir. साइड इट्स 98%। 98% क्वालिटी, इससे ज्यादा वॉइस क्वालिटी नहीं हो सकती। तो आप काइंडली जरा चेक करो अपने कनेक्शन को, दोबारा से ज्वाइन कर लें, बेहतर हो जाएगा। ओके, मैं बात कर रहा था मार्फोलॉजी की, कुराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी की मार्फोलॉजी सेम होगी जो जैसा पहले मैंने बताया कि प्लियोमॉर्फिक क्लब शेप है और ग्राम पॉजिटिव है। एक टाइप की इंक्लूजन बॉडीज होती हैं अक्सर बैक्टीरिया अंडर एडवर्स कंडीशंस, जब कोई न्यूट्रिशन अबंडेंट अवेलेबल हो, ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई न्यूट्रिशन अवेलेबल हो तो वो उसको बैक्टीरिया स्टोर कर लेते हैं ताकि एडवर्स एनवायरनमेंट में उनको बैक्टीरिया यूज कर सके। ये दोबारा से सुने, जब भी बैक्टीरिया को कोई न्यूट्रिशन बियॉन्ड दी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हो, ज्यादा हो बैक्टीरिया की जरूरियात से, फिर बैक्टीरिया उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में, रिजर्व्स की फॉर्म में ले जाते हैं, और फिर जब जरूरत पड़े देन बैक्टीरिया इनको यूज करते हैं। कुराइनी बैक्टीरियम फॉस्फेट को रिजर्व्स में लेके जाता है। फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉर्म है फास्फोरस की, और बहुत से रोल्स हैं फास्फोरस के हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, स्पेशली फॉर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी। कुराइनी बैक्टीरियम फॉस्फेट को स्टोर करता है, जब ये इन एक्सेस हो, और फिर जब जरूरत हो इसको रिजर्व्स में से यूज करता है। तो ये एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक है कुराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी का कि इसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। दूसरा नेम है इसका वल्यूटन बॉडीज। क्या चीज है ये? दीज आर रिजर्व्स और स्टोरेज फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। बैक्टीरिया उस वक्त इसे स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स जब ये ज्यादा मिकदार में अवेलेबल हो, बियॉन्ड दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया हो। तो कुराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी फॉस्फेट्स को रिजर्व्स में ले जाता है, स्टोरेज कर लेता है इसकी। ये एक एडिशनल करैक्टर है कुराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी में। तो इसको भी आप विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग आप इसको चेक कर सकते हैं कि कुराइनी बैक्टीरियम में मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं, ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरिया, प्लियोमॉर्फिक है, विद मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल है, ये इसकी मार्फोलॉजी होगी कुराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी की। ग्राम पॉजिटिव, प्लियोमॉर्फिक, विद मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स और वल्यूटन बॉडीज। आप पॉलीफॉस्फेट का नेम भी यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके हैबिटेट की,
तो कोराइनी बैक्टीरियम हाईली सेंसिटिव है, नो डाउट एनवायरनमेंट में शेड होता है, बट एनवायरनमेंट में ये ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं करता। तो ओनली जो इसका सोर्स है या ओनली इसके जो रिजर्वायर्स हैं वो मैन है, दो फॉर्म्स में, क्लिनिकल केस और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। तो ये इसका हैबिटेट है। नो डाउट एनवायरनमेंट में जाएगा, शेड होगा, क्लिनिकल केसेस इसे शेड करते हैं, बट इन द एनवायरनमेंट ये बैक्टीरिया हीट को, हाई टेम्परेचर को सेंसिटिव है, तो इसकी डेथ हो जाती है। तो सोर्स सिर्फ ह्यूमन, दो तरह के ह्यूमन बीइंग सोर्स होंगे। क्लिनिकल केस जिसमें डिजीज एक्टिवली प्रेजेंट है, सेकंड एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, कि बैक्टीरिया तो मौजूद है बट डिजीज के सिम्टम्स नहीं है, और यहीं से फिर ये हेल्दी इंडिविजुअल्स को ट्रांसफर होता है। और इसकी साइट ऑफ इंफेक्शन जो है वो नेजोफेरिंक्स है। पहले भी एक बैक्टीरिया के रेफरेंस से आपके साथ डिस्कस हो चुका है, दैट वाज नीमोकोकस निमोनी। कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी भी, इसकी डिजीज का स्टार्ट नेजोफेरिंक्स से है। यहां अगर बैक्टीरिया को नेजोफेरिंक्स पे अटैचमेंट मिल जाए, अटैचमेंट की रीजन सेम होंगी, अब मेरा नहीं ख्याल रिपीटेडली डिस्कस करने की जरूरत है। जहां कोई डिफरेंट चीज आएगी जरूर बताऊंगा। तो नेजोफेरिंक्स पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स अगर इंजर्ड हो तो कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी अटैच हो जाता है। ये वहां पे ग्रो करेगा, अटैचमेंट के बाद इसकी वहां पे ग्रोथ होती है, एंड ड्यूरिंग ग्रोथ ये बैक्टीरिया एक पोटेंट टॉक्सिन सिंथेसाइज करता है, जिस टॉक्सिन का नेम है डिप्थेरिया टॉक्सिन। बैक्टीरिया के नेम के रेफरेंस से ही ये नाम रख दिया गया। डिप्थेरिया टॉक्सिन, दो सब यूनिट्स हैं इस टॉक्सिन की। अब ये टॉक्सिन काज क्या करता है कि ये टॉक्सिन सेल्स के अंदर जाएगा और जिन सेल्स के अंदर चला जाए उन सेल्स की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिप्थेरियल टॉक्सिन। नेजोफेरिंक्स पे बैक्टीरिया को अटैचमेंट मिले तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी प्रोड्यूस a potent exotoxin named as diphtherial toxin। ये टॉक्सिन सेल्स के अंदर जाएगा, डिफ्यूज करेगा और टारगेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। और जब सेल्स की प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाए तो स्लोली वो सेल्स अंडर नेक्रोसिस चले जाएंगे, लोकल नेक्रोसिस हो जाएगी, उन सेल्स की डेथ हो जाएगी।
एज अ रिजल्ट वाइट टू ग्रे कलर की सूडो मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। सेल्स मरते जाएंगे और वाइट टू ग्रे कलर के स्पॉट्स बनते जाएंगे, मेम्ब्रेन बनती जाएगी नेजोफेरिंक्स पे। इस मेम्ब्रेन की अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें हमारे सिस्टम के नेक्रोज्ड सेल्स होंगे, नो डाउट रेड ब्लड सेल्स भी, वहां पर ब्लड के सेल्स भी नेक्रोज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जिन सेल्स के अंदर भी इस टॉक्सिन ने जाना है उन सेल्स की प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है और स्लोली फिर उन सेल्स की डेथ होती है। उसमें इस मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे और फिब्रिन भी प्रेजेंट है। दोबारा से सुने, जब ये टॉक्सिन सेल्स के अंदर जाता है प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, इन्फ्लेमेशन होगी, वहां पे ब्लड सेल्स रश करके आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन सेल्स की डेथ होती जाती है, जिसके रिजल्ट में वाइट टू ग्रे कलर की मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। सूडो मेम्ब्रेन कहेंगे इसे। और इसमें हमारी बॉडी के सेल्स होंगे, नेक्रोज सेल्स होंगे, एक्सुडेट होगा ब्लड का, फिब्रिन होगी और बैक्टीरिया होंगे। ब्लड सेल्स, हमारे सिस्टम के सेल्स, बैक्टीरिया, ब्लड फ्लूइड, और ये क्लॉट हो जाता है, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लेयर बनती जाती है डेड सेल्स की। और ये लेयर हमारे डिफरेंट टिश्यूज की तरफ पेनिट्रेट करती जाएगी। जिधर टॉक्सिन्स सेल्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, ये मेम्ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में मूव करती जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो टिश्यूज ऑर्गन्स इसके अटैक के अंडर आते हैं, सबसे पहले ये बैक्टीरिया टारगेट करता है टॉन्सिल्स को। सबसे पहले टॉन्सिल्स को टारगेट करेगा। फिर टॉन्सिल्स से इसकी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इसकी हो सकती है कि ये लेरिंक्स की तरफ जाए और फिर ट्रेकिया के अंदर मूव करना शुरू कर दे। बनना क्या है? सूडो मेम्ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय डिप्थेरिया टॉक्सिन्स। सूडो मेम्ब्रेन बनती जाती हैं। और पहली डायरेक्शन मैंने बताई कि ये व्हाइट टू ग्रे कलर की मेम्ब्रेन है, नेजोफेरिंक्स से स्टार्ट होगा, इनिशियली टॉन्सिल्स को टारगेट करेगी, टॉन्सिल्स के सेल्स की डेथ होगी, देन लेरिंक्स एंड ट्रेकिया। एज अ रिजल्ट क्या होगा? टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, टॉन्सिलाइटिस। और जब ये स्लोली लेरिंक्स को पास करती हुई मेम्ब्रेन ट्रेकिया में जाती है, तो फिर सांस के साथ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे क्लिनिकल केसेस को सांस लेने में, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी आती है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि मेजर जो साइन बनता है, मेजर क्लिनिकल साइन डिप्थेरिया में के नेजोफेरिंक्स से स्टार्ट होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी टॉन्सिल्स की,
लेरिंक्स की, और मेम्ब्रेन मूव कर सकती है ट्रेकिया की तरफ। जब ऐसा हो जाए तो बहुत ज्यादा पेन होती है, कांस्टेंट पेन होती है थ्रोट में, और सांस लेने में डिफिकल्टी आती है, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी आती है। और जब रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं आप, क्लिनिकल केसेस, तो इस मेम्ब्रेन की वजह से सांस के साथ आवाजें आती हैं, क्लियर साउंड्स सुनाई देती हैं। दूसरा, जो इस बैक्टीरिया में टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और दूसरे सिस्टम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। मसलन समटाइम्स सूडो मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर जाती है, इसकी एक्सटेंशन हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। एक तो बताया मैंने कि ट्रेकिया की तरफ चली जाएगी, दूसरा ये मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर सकती है टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा सकती है और वहां से नर्वस सिस्टम को जा सकती है। ये कंडीशंस फिर हाईली पेनफुल होती हैं। जब ये मेम्ब्रेन एक्सटेंड होती हुई नेजोफेरिंक्स से पेनिट्रेट करेगी और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, नेक की बैक साइड, जो हमारे हेड के और शोल्डर्स के दरमियान रीजन है, नेक रीजन, बैक साइड पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक बैक साइड से स्वेलअप हो जाती है और बहुत ज्यादा पेनफुल, गर्दन में बहुत बुखार होता है, इसमें टेम्परेचर होता है और आपकी नेक में बहुत पेन होती है। इस कंडीशन को कहते हैं बुल नेक, नेक, बुल नेक। आप कुर्बानी करते होंगे तो जो मेल है इसका, कैटल का, उसे कहते हैं बुल। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो जरा उसको जेन में लिखें, उसकी नेक की बैक साइड बहुत हेल्दी होती है। ह्यूमन में ऐसा नहीं है। जब ये डिजीज होता है और सूडो मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर जाए टुवर्ड्स दी स्पाइनल कॉर्ड, तो इन्फ्लेमेशन होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन नेक की बैक साइड स्वोलन हो जाती है, हाईली पेनफुल होती है। ये कंडीशन कांस्टेंट पेन होती है। इस कंडीशन को कहते हैं बुल नेक। ये मेम्ब्रेन वहीं तक नहीं रुकेगी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ एक्सटेंड हो जाती है और क्रेनियल पार्ट की तरफ अगर चली जाए, ब्रेन के क्रेनियल पार्ट की तरफ, तो फिर ये पैरालिसिस का बायस बनती है, पैरालिसिस हो सकता है। और कांस्टेंट कांस्टेंट पेन रहेगी हेड में, इसकी वजह से कांस्टेंट पेन रुकेगी नहीं, लगातार दर्द रहती है इसमें। इन ओकेजनल केसेस ब्लड के थ्रू टॉक्सिन टारगेट कर सकते हैं कार्डियक
सेल्स को, और एज अ रिजल्ट कार्डियक सेल्स की भी नेक्रोसिस होगी। और जब ये बढ़ता जाए काम तो इन्फेक्शन, कि हार्ट का एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हार्ट की वॉल्स की नेक्रोसिस हो जाती है और हार्ट अपना काम करने के काबिल नहीं रहता। और जब ये कंडीशन, समटाइम्स कहा जाता है कि ये कंडीशन सवियर फॉर्म ऑप्ट कर लेती है। इन केस ऑफ सवियर फॉर्म फिर बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट फिर डेथ होती है। मैं अगर यहां तक इसको सम अप करूं तो पहली जो कंडीशन आएगी, मैं दोबारा से रिवाइज करने लगा हूं आपकी, 3 तरह के प्रॉब्लम बैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से 3 मेजर टाइप्स के इश्यूज आते हैं। और वो इश्यूज क्यों आएंगे? नेजोफेरिंक्स पे बैक्टीरिया अटैच हो, ग्रो करेगा। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप जरा देख लें, कोई चीज मिस हो गई हो, समझ ना आई हो, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे बैक्टीरिया से। अटैचमेंट नेजोफेरिंक्स पे, देन बैक्टीरियल ग्रोथ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ डिप्थेरियल टॉक्सिन की प्रोडक्शन। और ये टॉक्सिन फिर सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, जिन सेल्स के अंदर भी जाएगा उनकी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। एज अ रिजल्ट सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है और एक वाइट टू ग्रे कलर की सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। ऐसे लगता है कि मेम्ब्रेन है, लेकिन एक्चुअली मेम्ब्रेन नहीं होती। दैट्स वाई इसे सूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्चुअली तो हमारे टिश्यूज के सेल्स की डेथ के रिजल्ट में वाइट टू ग्रे कलर के स्पॉट्स बनते जाते हैं। जिन सेल्स के अंदर भी टॉक्सिन ने जाना है उन सेल्स की प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक करके स्लोली उसको किल कर देना है। एज अ रिजल्ट वाइट टू ग्रे कलर के स्पॉट्स बनते जाते हैं एंड दे लुक लाइक अ मेम्ब्रेन। दैट्स वाई इसे कहा जाता है सूडो मेम्ब्रेन। और ये इसकी 3 डायरेक्शंस पॉसिबल है। नंबर 1, ये ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकती है मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाय मूविंग टुवर्ड्स द लेरिंक्स एंड ट्रेकिया। सेकंड, कि ये पेरिफेरल नर्व्स को टारगेट कर सकती है, जैसा मैंने बताया नेक, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स का इंफेक्शन काज करती है और बुल नेक वाली कंडीशन का बाइस बनती है। नर्वस सिस्टम की तरफ चली जाए मेम्ब्रेन एक्सटेंड होती हुई तो पैरालिसिस काज करती है। हार्ट की तरफ चली जाए, दिल की तरफ मूव कर जाए, टॉक्सिन अगर हार्ट को टारगेट कर लें तो मायोकार्डाइटिस, मायो कहते हैं मसल्स को, कार्डाइटिस हार्ट के मसल्स की इन्फ्लेमेशन, और इसके रिजल्ट में डेथ होती है। जो दूसरी साइट्स हमारे सिस्टम्स की इन्वॉल्व होती हैं, रेयर है। मेजर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें हमारे लिप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं,
कंजक्टाइवी इन्वॉल्व होते हैं, ईयर्स में मेम्ब्रेन बन जाती है, वेजाइना में बन जाती है, यूट्राइन कैविटी में बन जाती है। बट जो मेजर इसके फीचर्स हैं, अगेन लेट मी रिवाइज फॉर यू, कि तीन तरह की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं और तमाम केसेस में टॉन्सिल्स लाजमी इन्वॉल्व होती हैं। टॉन्सिल्स, स्टार्ट इसका टॉन्सिल्स से है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सेकंड पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पैरालिसिस, इसका रिजल्ट होगा पैरालिसिस। और थर्ड मैनिफेस्टेशन मायोकार्डाइटिस लीडिंग टू डेथ। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। आप कुछ पूछना चाहें बच्चों? मैंने कोशिश की है सिंपल वर्ड्स में आपको बता सकूं कि डिप्थेरिया क्या चीज़ है। एक दो बातें मैं आपको आपकी कॉमन लाइफ की बताना चाहता हूँ। अक्सर फिजिशियंस के पास आप जाते हैं, अभी तक आपने दो डिजीजेस पढ़ ली हैं। बेटे ये कहीं पे नोट कर लें, आपके काम आएगा। दो डिजीजेस आप पढ़ चुके हैं अभी तक। आप फिजिशियन को विजिट करें कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ कि समटाइम्स आप फिजिशियन के पास जाते हैं और आप उसके फिजिशियन के क्वेश्चंस के रिस्पांस में उसको बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम की इंडिकेशन की जाती है कि गले में दर्द है और सांस लेने के साथ भी तकलीफ हो रही है, पानी पीने के साथ भी दर्द हो रही है, खाना खाते हुए भी दर्द होती है, और रेस्पिरेटरी साइंस है। तो शायद आप की ऑब्जर्वेशन में आया हो, और अगर खुद आप इसमें से गुजरे हैं तो आपने नोट किया होगा, फिजिशियन आपको माउथ ओपन करने को कहता है और लाइट थ्रो करता है आपके थ्रोट में। एक्चुअली जो अच्छे फिजिशियंस हैं वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं डिप्थेरिया के लिए। दो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, सोर थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस वाला, और अभी हम पढ़ रहे हैं कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। वो लाइट फिजिशियन थ्रो करके, अगर वो कॉम्पिटेंट आदमी है, और हमें बिलीव करना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट है, वो एक्चुअली चेक करते हैं डिप्थेरिया को। अगर डिप्थेरिया है तो व्हाइट टू ग्रे कलर के स्पॉट्स होंगे, और अगर सोर थ्रोट है तो वो हाइपरेमिक होता है, वहां पे मेम्ब्रेन नहीं होती। कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी में सूडो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और दोनों में साइन सेम है। प्लस प्लस जो साइन है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी में, कि एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सूडो मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बुल नेक का साइन आता है, गर्दन दर्द करती है। अक्सर आपने सुना होगा गर्दन तोड़ बुखार, के टेम्परेचर हो जाता है और नेक बहुत ज्यादा पेन करने लग जाती है, स्वोलन हो जाती है, और इसको फिर हम कहते हैं बुल नेक। एज अ रिजल्ट पैरालिसिस हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें, यहाँ तक क्वेश्चन करना चाहें बच्चों? सर शॉर्ट थ्रोट में आपने क्या बताया, उसमें वो स्पॉट्स तो नहीं होंगे और क्या होगा? सोर थ्रोट में व्हाइट टू ग्रे कलर के स्पॉट्स नहीं होते। इन अदर वर्ड्स कि कोई सूडो मेम्ब्रेन नहीं होती, हाइपरीमिक होता है।
रेडिश होता है। हाइपरेमिक, मैं स्पेल लिख दूं इसके हाइपरेमिक के? हाइपरेमिक हो। वेयरएज अगर डिप्थेरिया है तो वाइट टू ग्रे कलर के स्पॉट्स होंगे और ऐसे नजर आएगा जैसे कोई मेम्ब्रेन बनी हुई है गले में। इस डिजीज को रूटीन में आप कह देते हैं कि ये अक्सर सुना होगा, अक्सर लोगों को टॉन्सिल्स हो जाती हैं जिनका कोई हल नहीं होता, फिर बार बार इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल्स का, सांस में रुकावट आती है, सांस के साथ आवाजें आती हैं, मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बेहतर हो जाता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, दोबारा फिर अगर इसको चांस मिलता है तो दोबारा से डिजीज हो जाती है। इसको हमारे आम जुबान में हम जब अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं तो इस डिजीज को हम कहते हैं टॉन्सिल्स। और एट द एंड इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स को सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो सूडो मेम्ब्रेन ये लिम्फ नोड्स में, टिश्यूज में पेनिट्रेट कर जाए तो डिजीज फिर ये सेल्स रिवर्स नहीं होते, हाईली पेनफुल है, रिपीटेडली टॉन्सिल्स अफेक्ट होती रहेंगी टिल के आप उसे सर्जिकली रिमूव करवाते हैं। जी बच्चों, और कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें? ओके। सर जी जब टॉन्सिल्स रिमूव करा देते हैं तो ये फिर अटैक नहीं करता बैक्टीरिया? अगर तो सूडो मेम्ब्रेन टॉन्सिल्स तक है, क्योंकि शुरू में इनिशियल टारगेट इसका टॉन्सिल्स है, अगर ये सूडो मेम्ब्रेन वहां तक है तो दोबारा नहीं होता। और अगर ये एक्सटेंड हो चुकी हो, सूडो मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन बन चुकी हो, जैसे मैंने बताया कि 3 साइडों पे ये एक्सटेंड कर जाती है, तो फिर जितना सिविरिटी का लेवल होता है उस लेवल के क्लिनिकल साइंस आते हैं। पैरालिसिस हो जाता है, अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो गया है, पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व हो गई हैं, ये मेम्ब्रेन अगर मूव करते करते सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गई है तो फिर इसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इसको बाय द यूज ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स आप इसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, जितना डैमेज हो गया वहां तक लेके जा सकते हैं। बट जो नर्वस सिस्टम का डैमेज हो जाता है या एज अ रिजल्ट ऑफ मायोकार्डाइटिस हार्ट का डैमेज हो जाता है बच्चों, वो रिवर्स नहीं होते, क्योंकि नर्वस सिस्टम में भी और हार्ट में भी जो नेचर ने रीजनरेशन पावर प्रोवाइड की है वो बहुत कम है, बहुत स्लो है। और यही रीजन है, बल्कि आप अब बैकग्राउंड से वाकिफ हो गए हैं, तो अगर किसी को रिपीटेड कुराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया डिजीज हो रही है तो इसको लेट नहीं करना चाहिए। अगर उसकी टॉन्सिल्स में सूडो मेम्ब्रेन बन गई हुई है तो जितनी जल्दी हो सकता है उसका सर्जिकल एज वेल एज मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस के रिजल्ट में क्लिनिकल केस की डेथ हो सकती है। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहिए? ओके, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो पहली बात कि ये इस डिजीज के जो क्लिनिकल साइंस हैं दे आर मोर देन एनफ टू डायग्नोज डिप्थेरिया। क्लिनिकल साइंस क्या? क्लिनिकल साइंस सूडो मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉन्सिल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेम्ब्रेन का मूव कर जाना, सांस के साथ प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस, बुल नेक एंड मायोकार्डाइटिस। एक्चुअली
presence of white to gray color pseudo membrane नेजोफेरिंक्स पे, जो कि टॉन्सिल्स की तरफ एक्सटेंड कर जाए, ये कैरेक्टरिस्टिक है डिप्थेरिया का। तो क्लिनिकल साइंस एनफ होते हैं इसकी बेस पे डिप्थेरिया को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और फौरन से पहले इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। नो डाउट आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर सैम्पलिंग थ्रोट से आप सैंपल लेंगे, स्वैब ले लें, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। उसी तरह से आप इसको कल्चर भी कर सकते हैं, सीरम एगर में आप इसे कल्चर कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल नेम्स हैं मीडिया के लिए, अगर आपने प्रैक्टिकल में किए तो याद कर लीजिएगा वहाँ पे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। सीरम बेस्ड मीडिया पर इसकी ग्रोथ मिल जाती है। ग्रोथ मिल जाए तो सिमिलर फैशन में आप इसके बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके डायग्नोसिस में, वो आपको कंफर्म करना है टॉक्सिन्स की टॉक्सिजिनेसिटी को। डिप्थेरियल टॉक्सिन्स को एक्चुअली आप टारगेट करेंगे और उसके लिए आप इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। डिप्थेरियल टॉक्सिन्स के लिए एक टेस्ट यूज किया जाता है जिसका नेम है, आप लिख लें, आजकल कम यूज हो रहा है, बरल आजकल तो क्लिनिकल साइंस की बेस पे ही इस डिजीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इस टेस्ट का नेम है शिक टेस्ट। क्या करते हैं, अगर दो सिचुएशंस हैं क्लिनिकल केस के रेफरेंस से कि इधर उसको डिप्थेरिया होगा या नहीं होगा, तो डिप्थेरियल टॉक्सिन स्किन के अंडर माइन्यूट क्वांटिटी में, डिप्थेरियल टॉक्सिन माइन्यूट क्वांटिटी में स्किन के अंडर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अगर तो उस बंदे में या उस बंदी में डिप्थेरिया डिजीज मौजूद है तो इस टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है। वो स्किन के अंडर इंजेक्टेड टॉक्सिन के साथ आके अटैच हो जाएंगे और स्किन के अंडर आपको कोई भी साइन या सिम्टम नजर नहीं आएगा। रीजन, जो टॉक्सिन आपने लगाया, क्लिनिकल केसेस में जो बीमार लोग होंगे डिप्थेरिया से, उनमें इस टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। वो आके इस इंजेक्टेड टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं और आपकी स्किन क्लीन रहती है, कोई हेमरेजेस नहीं बनते। और अगर वो डिप्थेरिया को नेगेटिव है और उसकी स्किन के अंडर आप डिप्थेरियल टॉक्सिन लगाते हैं तो रेड कलर का स्पॉट बन जाता है। दैट इंडिकेट कि उस बंदे के अंदर डिप्थेरिया डिजीज नहीं है। तो टॉक्सिन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे कहते हैं शिक टेस्ट। ट्रीटमेंट इसका दो चीजें आप यूज करेंगे, बल्कि कैपिटल लेटर्स में लिख लें अपने पास कहीं। कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर में वो चीज लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट हो। इन केस पर चांस अगर क्लिनिकल साइंस मौजूद हैं, क्लिनिकल साइंस जो मैंने पहले बता दिया, सूडो मेम्ब्रेन, व्हाइट टू ग्रे कलर सूडो मेम्ब्रेन थ्रोट में, टॉन्सिल्स पे, इफ प्रेजेंट, तो इस चीज का इंतजार मत करें। डोंट वेट कि आप सैंपल लेबोरेटरी में भेजेंगे और वहां से डिजीज की कंफर्मेशन होगी तो आप ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा हरगिज नहीं करना। क्या करना चाहिए, इफ क्लिनिकल साइंस आर प्रेजेंट तो फौरन से पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें और सैंपल लैब में भेज दें।
डायग्नोसिस होता रहेगा, इधर यस आएगा और नो आएगा, लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो नुकसान होगा। जैसे ही क्लिनिकल साइंस नजर आए, इस बीमारी का इलाज शुरू कर देना चाहिए। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे? दो चीजें इस्तेमाल करेंगे। डिप्थेरिया एंटी टॉक्सिन एंड एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक जिसे आप कहते हैं। फौरन से पहले शुरू कर दें। डिप्थेरियल एंटीटॉक्सिन कमर्शियली अवेलेबल है। ये एंटीटॉक्सिन के स्पेल मेरा ख्याल गलत हो गए, एंटीटॉक्सिन कमर्शियली अवेलेबल है। जैसे टेटनस का एंटीटॉक्सिन है, आप ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एटीएस वाकिफ होंगे इससे, एटीएस से, एंटी टेटनस सीरम, ये भी एंटीटॉक्सिन है। इसी तरह डिप्थेरिया का भी एंटीटॉक्सिन कमर्शियली अवेलेबल है, DAT के नाम से, DAT, डिप्थेरियल एंटीटॉक्सिन कमर्शियली अवेलेबल है। फौरन से पहले ये लगा देना चाहिए ताकि टॉक्सिन मजीद डैमेज काज ना कर सके। सॉरी, ये एब्रीविएशन ठीक कर लें, DPT। ये जो मैं DAT लिख बैठा हूं ना बेटे, इसको करेक्ट कर लें, दैट इज DPT, डिप्थेरियल एंटीटॉक्सिन। DPT, ये पूरा नेम लिख दूं बेटा, DPT एंटी टॉक्सिन, ये पूरा नेम है, DPT एंटी टॉक्सिन। तो ये कमर्शियली मौजूद है, इसको फौरन से पहले लगा देना चाहिए और एंटी बैक्टीरियल भी लेना चाहिए। अब नेक्स्ट के इसमें बहुत खतरनाक डिजीज है, हो जाए तो डेथ के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम केसेस इतनी आसानी से रिकवर नहीं होते। और एंटीबायोटिक सेम है, वही एंटीबायोटिक्स हैं जो मैंने आपको पहले लिखवाई हुई हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के केस में वही यूज की जा सकती हैं। एडिशनली आपको डिप्थेरियल एंटीटॉक्सिन यूज करना होगा। इट्स जस्ट लाइक एटीएस, एंटी टेटनस सीरम की तरह ही है, वो टेटनस में यूज होता है, एंड डीपीटी एंटीटॉक्सिन डिप्थेरिया में यूज होता है। क्योंकि इस डिजीज की वजह से डेथ हो सकती है, तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन का नेम है डिप्थेरिया टॉक्साइड। ये वैक्सीन है डिप्थेरिया टॉक्साइड, इनएक्टिवेटेड डिप्थेरियल टॉक्सिन्स। डिप्थेरिया टॉक्साइड क्या चीज है? इनएक्टिवेटेड डिप्थेरियल टॉक्सिन्स, और ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और हमारे वैक्सीनेशन स्केड्यूल में प्रेजेंट है। यंग एज पे ये वैक्सीन बच्चों में अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल की जाती है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। स्केड्यूल के मुताबिक बच्चों को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, अदरवाइज लेटर ऑन इस डिजीज को फेस करना पड़ सकता है। राइट जी, ये हमारा आज का टॉपिक था, कुरानी बैक्टीरियम डिप्थेरी। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें? सर आपने मीडिया का नाम क्या बताया था कल्चर करने के लिए, वो रिपीट करते हैं? बेटे सीरम एगर, सीरम एगर, साइंसदानों के नेम्स पे मीडिया के नेम्स हैं।
तो प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल में मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीरम बेस्ड मीडिया, सीरम वाटर यूज़ कर लेते हैं कल्चर के लिए, और सीरम एगर भी यूज़ कर लिया जाता है टू कल्चर कुरानी बैक्टीरिया। इसमें बच्चों ओके सर। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बार बार मैंने आपको बताई है, कि इफ क्लिनिकल साइंस मौजूद हैं और क्लिनिकल साइंस होगा सूडो मेम्ब्रेन, फिर इसका ट्रीटमेंट फौरन से पहले स्टार्ट कर दें। एंटीटॉक्सिन लें, एंटीबैक्टीरियल लें, और अगर इन दोनों चीज़ों से आपको अफाका नहीं हो रहा, डिजीज़ रिड्यूस नहीं हो रही, तो फौरन से पहले कहाँ तक डिजीज़ स्प्रेड हो चुकी है, इसके लिए अच्छे फिजिशियन के साथ रब्ता करें। इन्वॉल्वमेंट अगर टॉन्सिल्स तक है तो वेट मत करें, इसका इलाज करवा लें तो बेहतर है। एक्सटेंशंस हो जाए तो फिर बेटे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और उन कॉम्प्लिकेशंस के रिजल्ट में फिर क्लिनिकल केसेस की डेथ हो सकती है। राइट जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। एक और बात मुझे आपसे कहनी है, ड्यूरिंग लेक्चर ही कह देता हूँ, ये जो असाइनमेंट्स मैंने आपको अलॉट की हुई थी, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड आप वो असाइनमेंट्स बनाते रहेंगे और उनको पूल करते रहें विद योर जीआर और सीआर। सीटीएस पे जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है उसके ऊपर लेक्चर्स और पीडीएफ फाइल जो मेरे पास पड़ी हुई हैं वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा। उनमें अगर कोई एडिशनल चीज़ हो तो आपके नॉलेज के लिए होगी, आपका एग्जामिनेशन तो उसमें से होगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।